हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों ने नरेंद्र राजपूत की राम राम भाई। और एक बार फिर हम मौजूद हैं भाई दीपक लांबा के साथ है। और कहीं ना कहीं जो चुनावी हलचल हैं वो तेज होती जा रही हैं, सुरसराट भी काफ़ी उठ रहे हैं। दीपक लांबा का जिक्र आया तो हम आने के ऊपर मजबूर हो गए भाई दीपक लांबा के पास। तो भाई दीपक, हम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद नरेंद्र भाई, बार बार आपसे मुलाकात हो रही है और अच्छा है कि आप ज़मीन से जुड़े सवाल लेके आ रहे हैं। और मुझे भी ये लगता है कि इस तरह के सवाल लगातार मीडिया के लोग पूछते रहेंगे तो नेता और सरकार के नुमाइंदे हमेशा ट्रैक पे रहेंगे और कुछ काम करने की सोचते रहेंगे। तो अब जैसे चुनाव का भी एक महीना रह गया है लगभग, जो चुनावी हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है और आचार संहिता भी लग चुकी है, जिसके बीच में हम काफ़ी सोच समझ के प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन जिन कैंडिडेट्स को टिकट वगैरह करना है वो जल्दी हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की और अपितु बल्कि बीजेपी पार्टी की भी मीटिंग्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी जल्दी फैसला ले लेगी और किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा रहता है, चाहे टिकट मुझे है या किसी और को है, यदि टाइमली उसको टिकट मिलेगी तो उसको कुछ समय मिलेगा काम करने का। हाँ, आपने ये ज़रूर कहा कि आचार संहिता लग चुकी है। देखिए, अब की बार इलेक्शन कमीशन ने सुविधा ऐप ऑनलाइन है पोर्टल के थ्रू सारी परमिशंस के लिए ईजी किया है कैंडिडेट्स के लिए। तो जब तक पार्टी किसी को कैंडिडेट नहीं बनाएगी वो ये कर ही नहीं सकता कि वो सुविधा में अपनी गाड़ियों की परमिशन ले सकें। जैसे हमारी आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी हम सिर्फ डोर टू डोर जाते हैं, वो पर्चा लेके जाते हैं और बात करते हैं। गाड़ियों पे स्पीकर, बैनर, ये सब प्रचार रुक गया है। आचार संहिता का पालन हर कैंडिडेट को करना चाहिए। और ये जो बीच का फेज़ है इसमें कोई भी सुविधा ऐप का यदि यूज़ करना चाहेगा तो उसको ये मेंशन करना होता है कि वो किस पार्टी का कैंडिडेट है, निर्दलीय है। और मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं पहले से फैसला कर चुका हूँ कि मैं निर्दलीय कैंडिडेट कभी बनने की कोई सोचना नहीं है। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, वरना जिसको मिलेगी उसकी मदद करेंगे। तो हमारे लिए जो बीच का पोर्शन है इसमें ज़रूर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक लिमिटेड एक्टिविटी है जो आप इस आचार संहिता में कर सकते हैं। आप लोगों से मिल सकते हैं, आप लोगों के पास जाके अपना पर्चा दे सकते हैं, डोर टू डोर जा सकते हैं। सिर्फ यही काम आचार संहिता में विदाउट परमिशन हो सकता है और तो वो हम कर रहे हैं। एक उनकी स्टैंडर्ड मैंडेट है कि जो भी आपके पर्चे छपे हैं, जो भी मटेरियल छपा है, उस पर प्रिंटर का नाम, किसने छपवाए और उनकी क्वांटिटी क्या है, ये मैंडेट उसके बारे में है। हम उसका ख्याल रख रहे हैं। हमारे जो भी प्रिंटिंग का मटेरियल आता है उस पर क्वांटिटी वगैरह हमने अपने प्रिंटर को भी बोला है कि जो एग्जैक्ट चीज़ है वो आप लिख दें। तो ये ज़रूर है कि जो पर्चा है वो लेके जा पा रहे हैं। ये मामला ये है कि उसके लिए कोई परमिशन पहले से नहीं लेनी पड़ती, तो इस वजह से वो थोड़ा काम करने का समय ज़रूर मिल पाता है। बाकी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब भी आप आए हैं ऑफिस में तो आपने देखा होगा कि हमारे सब साथी मिल के अपनी अपनी टीम, अलग अलग लोगों को अलग अलग टीम की जिम्मेवारी दी गई है। और ये काम ऐसा नहीं है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टिकट है। भाई मैं कोशिश है मेरे को, मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है, टिकट मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो ये बना बनाया सेटअप, मेरा ऑफिस है, मेरी टीम है, ये उस व्यक्ति के काम आएगी जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो आपने एक बात कही थी कि परीक्षा पहले हो बाद में हो, डरना नहीं चाहिए, हमें परीक्षा की तैयारी पहले ही कर लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज़ से डरी हुई है क्या, जो इलेक्शन की डेट वो आगे बढ़वाने में लगी हुई है? अब पता नहीं, उनको ये लगने लगा है कि वो उनको हार तो लगने लगी ही है। हार तो उनको, मतलब मैं तो मानूंगा कि वो स्वीकार भी कर चुके हैं। बहुत से बीजेपी के लोगों को, आप तो देखिए सब लोगों के पास जाते हैं, आप बीजेपी वालों के पास जाएंगे तो ऑफ कैमरा वो मानने को तैयार हो जाएंगे कि इस बार उनकी गवर्नमेंट जा रही है। और कुछ हमारे जो जानकार लोग हैं, जो ऑफिसर लॉबी में हैं या ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, उनके माध्यम से भी हमें सूचना ये मिल रही है कि जाते हुए जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जो कि नेता, मंत्री और बड़े पदों पे बैठे हैं, उन्होंने पिछले 4 महीने से सिर्फ एक ही काम कर रखा है कि जितना हो सके भ्रष्टाचार करके पैसा बटोरें। तो ये जो भगदड़ होती है, जब भी कोई मैं कहूँगा कि जहाज़ डूब रहा होता है तो सब जगह हलचल मचनी शुरू हो जाती है। तो मुझको तो वो हलचल भी दिख रही है, सिर्फ बातें बातें नहीं। जो उनका व्यवहार है वो ऐसा दिख रहा है कि लास्ट के 2, 4, 5 महीने जो पहले उन्होंने शुरू कर दिया कि लास्ट के 2 महीने और किसी तरह हम सारी चीज़ों को जल्दी से समेट लें। तो बीजेपी हार की तरफ है। और ये जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, नो डाउट उनकी एनालिसिस ये कहती है कि उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड शहरों में है।
वो उनका मानना है, लेकिन असलियत ये है कि शहर में भी लोग अभी रिस्पोंड नहीं कर रहे और वो ये देख रहे हैं कि उनका बुरा हाल इस सरकार की नीतियों की वजह से है। आप किसी दुकानदार के पास चले जाइए, उसकी जो कमाई 2014 में थी वो कमाई आज वैसी की वैसी ही रुकी हुई है। खर्चे हमारे डबल ट्रिपल हो गए, कमाई बढ़ नहीं रही, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, खरीदार कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ देखते हुए दादरी के मार्केट में मैं कल कुछ दुकानों तक गया था, सब जगह आप एक यूनिवर्सल दिक्कत है, लोग ये कहते हैं कि ग्राहक तो है ही नहीं जी, धंधा तो हो ही नहीं रहा, मार्जिन है ही नहीं जी। ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राहक की जेब में पैसा नहीं है, बेरोजगार आदमी है, किसान के पास पैसा नहीं है। गांव में पैसा जब तक नहीं पहुंचेगा, शहरों में पैसा दुकानदारों तक नहीं आएगा। ये सिंपल सा एक साइकिल का हिस्सा है, एक साइकिल है पूरी पैसे की, उसका हिस्सा है। तो सरकारों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आखिरी आदमी तक पैसा पहुंचेगा तो ऊपर की इंडस्ट्री भी फलेगी फूलेगी, लोग साइकिल लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन उनके पास पैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है बीजेपी ऑलरेडी हार मान चुकी है और वो ये जो हरकतें कर रही है कि टिकट मतलब टाइम आगे कर लो, ये कर लो, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं। आज नहीं तो कल परीक्षा तो होनी ही है और मैं तो इसमें बल्कि ये चाहूँगा कि बीच का जो समय होता है, जो टिकट लेने के और आचार संहिता के बीच का समय होता है, वो सबसे कम मतलब उसमें फ़ायदा ले सकते हैं, वो सबसे कम प्रोडक्टिव समय है। क्योंकि आप ना तो कैंडिडेट बने हैं, ना उसमें शामिल हैं प्रक्रिया में, आपको वेट एंड वॉच करना होता है। तो ये जो समय है, ये अपनी प्लानिंग का है, अपनी टीम को इकट्ठा करने का है, इंडोर मीटिंग्स करने का है, वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। और बीजेपी वालों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि सिर्फ ये तिगड़मबाजी करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कुछ करना है तो जनता के सामने एक बार मुँह तो दिखाओ, किस मुँह से जाएंगे ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कल दादरी में आए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो 2019 में गलती हुई थी, भाजपा को समर्थन दिया था, उसकी सज़ा लोग लोकसभा चुनाव में दे चुके हैं, लेकिन दोबारा सज़ा ना दें। अब मुझे नहीं लगता कि वो जिस चीज़ को टालना चाहते हैं वो पता नहीं क्यों टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार का पार्ट रहे और उनका और उनके हमारे तो खैर डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके सुपुत्र का नाम खूब आया है। आप देखें तो नाम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जनता के बीच में गया है। जिन लोगों के खिलाफ आपने वोट मांगे, उनके हाथ में आपने चाबी दे दी सत्ता की और बाद में भी आप कोई गांव के, शहर के या जनता के काम करने वाले के रूप में नहीं आपका नाम हुआ। आपका नाम हुआ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़ के नाम को आपका लोगों ने लिया। तो जो सज़ा की बात कल माननीय अजय चौटाला जी कर रहे थे, वो सज़ा तो मिली कहाँ? अभी लोकसभा में तो उनका कुछ होता ही नहीं था। उनका शेयर क्या रहता है लोकसभा में? कब वो सीटें जीते हैं? क्या उनके पास अभी कोई सिटिंग एमपी है? क्या उनका कोई सांसद ऑलरेडी किसी राज्य से या हरियाणा राज्य से बैठा है? तो सज़ा का मतलब क्या है? उनके पास कुल मिला के 2 विधायक हैं। 10 विधायक का नाम लेते हैं, 8 विधायक उनके नहीं हैं। वो 8 विधायक तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल के जीते हुए लोग हैं। और वो जो 2 विधायक की बात कर रहा हूँ, उसमें कैंडिडेट वो खुद हैं, लेकिन जो उनके वोटर हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही वोट दे के उनको जितवाया था। तो यदि आप मेरे से पूछें, पहले भी उनके विधायक जीरो थे एक्चुअल में, और मुझे लगता है इस बार तो सज़ा तो अभी हुई नहीं है। सज़ा तो अभी विधानसभा में मुझे लगता है लोग वोट की सज़ा देंगे। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि बहुत बार ये होता है, राजनेता को ये गुमार हो जाता है कि सब सत्ता की चाबी और सत्ता का सिंहासन उनके लिए है। लेकिन ये जो जनता है, जब आप गांव में पहुंचेंगे तो वोट के नाम पे जो चोट पड़ती है ना, उसकी ना तो आवाज़ है, और उससे जल्दी से यदि आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो आप कभी उभर भी नहीं पाते। तो ये कभी ऐसा नहीं है कि भाई जनता आपको इसलिए वोट दे देगी कि वो आपके किए हुए बुरे कामों को, आपकी वादा खिलाफी को वो भूल चुके हैं। 4.5 साल जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बीजेपी भाजपा के साथ काम किया है, भाजपा सरकार में रहे हैं, डिप्टी सीएम के पद पे रहे हैं और आज भाजपा की बुराई कर रहे हैं। नहीं, वो भाजपा की बुराई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोगों को, इवन मेरे को, आपको, गांव में जो जनता है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी वर्ग है, वो खुद और उनके खुद के नेता जो पार्टी कैंडिडेट हैं, वो बहुत कन्फ्यूजन में हैं। वो जब बुराई करते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता, वो ये बार बार कहते हैं कि नहीं सरकार ने ये नहीं कहा। और कोई आप जैसा पत्रकार पलट के पूछ ले, जी उस सरकार में तो आप डिप्टी सीएम हैं। भाई जिस सरकार की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, उस सरकार का टेन्योर ख़त्म हो गया जब आचार संहिता लग गई, तो आप उस सरकार का पार्ट रहे हैं।
तो आप जब डिप्टी सीएम हैं, आपके मंत्री रहे हैं 2-2 3-3, तो आप तो उसका पार्ट है। तो आप अपनी बुराई कर रहे हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं, मैं कल मेरे को जानकारी मिली कुछ कि यहाँ पे आके कहा है उन्होंने कि भाई पुरानी गलती तो लोगों ने माफ़ कर दी है, सज़ा दे दी है, और हम वादा करते हैं कि जो कमी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वादे करने से कुछ नहीं होता है। लोग अपना विश्वास आप पे तब करेंगे जब आपके कुछ पुराने कामों का वो जायज़ा लेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके नेता और वो खुद कन्फ्यूजन में हैं कि वो किस पाले में हैं। अजय चौटाला ने तो एक बात और भी कही है कि अब की बार पहले हमने समर्थन देके सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार हम समर्थन लेके सरकार बनाएंगे। पता नहीं अब वो उनको लग रहा है कि कहाँ से उनके पास एमएलए जीत के आएंगे। 90 एमएलए हैं, मुझे तो कहीं लग नहीं रहा कि कहीं वो फाइट में हैं। इवन पुराने, देखो मैं राजनीति का पुराना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हरियाणा के बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि उनकी अपनी सीट निकलनी मुश्किल हो जाएगी। अपनी का मतलब ये है कि यदि दुष्यंत खुद चुनाव लड़ते हैं तो, और उनके भाई हैं दिग्विजय, वो चुनाव लड़ते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी सीट निकलने की अब की बार बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाएगी। हाँ, नो डाउट सरकार में रहे हैं, कुछ लोगों के लिए काम किया होगा, कुछ किया होगा, हो सकता है कुछ लोग ज़रूर होंगे, कुछ फ़ोटो वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी यात्राओं की ओर, कुछ लोग उनसे मिल भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीट तो नहीं आएगी, और इस राजनीति में जिसकी सीट खुद की ना हो उसको समर्थन भी कौन देता है। समर्थन की बात तो जब आती है जब आपके पास एक बड़ा नंबर हो। थोड़े, जैसे बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई भाई, उनके पास 40 के आसपास की खुद थी, 10 इनसे ले ली तो ही बनी ना। मान लो आपके पास 0 है तो आप किससे समर्थन मांग लेंगे, और किस किस बात का समर्थन? आप ये कहेंगे कि 0 मेरी हैं, 45 आप आ जाओ, या आप ये कहेंगे कि 2 मेरी हैं, 43 आप आ जाओ। तो हमेशा राजनीति में नंबर का गेम है। वोट डालते समय वोटर्स का नंबर, सरकार बनाते समय एमएलए का नंबर, ये हमेशा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि वो नंबर तो कहीं ना कहीं इस बार आने की संभावनाएं कम है। वैसे पुराने राजनीति परिवार से हैं, और उन्होंने राजनीति इतने सालों से देखी है जितनी मेरी उम्र भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी राजनीति का जानकार कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, और या वैसे ही लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए। तो अब जो इलेक्शन का समय है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि दादरी की सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो जाएगी, और जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम कल से अपनी टीमें बना रहे हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेवारियां दे रहे हैं, उनकी टीम मेंबर्स को चुन रहे हैं। बाकायदा प्रथम चरण हमारी यात्रा का पूरा हो गया है। सेकंड चरण में हम कुछ लोगों से कल मीटिंग करके आए, कुछ अब करेंगे, शहर के कुछ लोगों से जाके उनके बस्तियों में मिलेंगे, वो काम चलता रहेगा। एक हमारी इस यात्रा का तृतीय चरण भी है। तृतीय चरण इस बात से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर कि कैंडिडेट कौन है। हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया कि हम कांग्रेस के पक्ष में जाके गांव-गांव वोट मांगेंगे। उसमें सिर्फ लास्ट लाइन ही बदलनी है। लास्ट लाइन ये हो सकती है कि दीपक लांबा को वोट देके विजय बनाएं, या XYZ को वोट देकर आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देके विजय बनाएं। सिर्फ ये लास्ट लाइन मेरे भाषण में बदलेगी। हमारा जो काम है गांव-गांव जाना, लोगों को बात कहना, वो सब कुछ हम विधिवत रूप से करते रहेंगे। मतलब किसी और को टिकट मिलती है तो भी आप मतलब एक लास्ट लाइन बदलेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा आपके लिए? सारा सेम रहेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो मार्जिन है वो अब की बार काफ़ी बढ़ के और रिकॉर्ड मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीते। तो लोगों को क्या कुछ रुझान लग रहा है आपको? गांव में गए हैं अभी, एक लोगों के मन में भी सवाल खड़ा हो रहा है कि टिकट किसको मिलेगी? टिकट का देखिए, जब तक अनाउंस नहीं होगी किसी को कोई श्योरिटी नहीं। यहाँ पे 36 एप्लीकेंट हैं, सब आप लोगों ने अपनी तरफ से अच्छा ही अपना फार्म भर के दिया है। कुछ लोग किसी के पास जाके अपनी सिफारिशें भी कर रहे होंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। इस पे विराम तभी लगता है जब टिकट की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो जब तक ये टिकट अनाउंस नहीं होंगे लोग लगे रहेंगे इसी काम में। तो मुझे लगता है कि वो जो होता है ना कि क्या लगेगा क्या होगा, मुझे लगता है कि इससे, इस विचार से और दिमाग में इस विचार को आने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप काम में लगे रहो। तो हम लोग काम में लगे हैं। जिस दिन पता लगेगा कि अच्छा अनाउंसमेंट हो गई, किसकी हो गई ये देख लेंगे, नाम पढ़ लेंगे,
फिर उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके अपना काम शुरू कर देंगे। क्योंकि दादरी के लोगों ने भी नाम लेना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं जो तीर है वो चलाने शुरू कर दिए कि टिकट किसको मिलेगी, लेकिन तीर किसका सही निशाने पर लगेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, जिसको मिलेगा उसको हमारी शुभकामनाएं, और हमें मिलता है तो आपसे मुबारकबाद ले लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और टिकट की बात करें तो आप लोग ही तय करोगे कि टिकट किसको मिलनी है, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़्यादा रिप्लाई करें कि टिकट किसको मिलने वाली है। तो देखना ये भी होगा कि कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, कितने लोगों के जो बात है वो सही होती है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।